तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की खांस रही थी और वो कहता है, आखिर किस तरह की बीमारी के कारण मुझे इस तरह लगातार खांसी हो सकती है। आयरलैंड परिवार की सबसे बड़ी बीमार बेटी बेलिन ऑरलैंड, उसके अनफॉर्चून लाइफ उसके माता पिता के द्वारा तय की गई शादी से शुरुआत होती है। विस्काउंट सोबिन की डॉटर के रूप में उसकी माँ बहुत गरीब परिवार से थी और मामले को और भी बदतर बनाने के लिए वो जुए के आदे थी। पैसे के लालच में अंधा होकर उन्होंने अपनी बेटी को बेच दिया और बदले में उसे काउंट आर्लॉन्ड को एक लड़का उत्तराधिकारी प्रदान करना था। और एक सीन में हम देखते हैं एक औरत एक बच्चे को उठा के दिखाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, ये एक लड़की है। और वो आदमी कहता है, क्या क्या उसे कोई अंदाज़ा है कि मैंने इसमें कितना पैसा खर्च किया है? और वो मूर्ख एक बेटा भी नहीं दे सकता। और वो औरत कहता है, माय लॉर्ड, और भी इम्पोर्टेंट बात, उसकी तासी सांस नहीं ले रहा है। और बस ऐसे ही मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया और उस दिन से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे काउंट और लॉन की गिनती कर सकूं। और मेरे साथ मेरे ही घर में गुलामों जैसा व्यवहार किया गया। हालांकि मेरी ट्रेजेडी वास्तव में अब तक शुरू नहीं हुई है। जब कुछ घंटे पहले खांसी के साथ खून आने और बेहोश होने के बाद मैं उठा और अपनी पिछली ज़िंदगी की सारी यादें ताज़ी कर ली। अपने पिछले जीवन में मैं एक यंग वुमेन हुआ करता था जो बेल कहानी पढ़ने की शौकीन थी। बिना किसी असफलता के जिस दिन मेरा पेलिन के शरीर में पुनर्जन्म हुआ, उस दिन मैं एक और बेल नोवेल पढ़ रहा था। और वो कहता है, क्या मैं जो नोवेल पढ़ रहा था उसमें एक कैरेक्टर के रूप में रिकार्नेट हुआ हूँ? इसका मतलब है ये एक नोवेल के भीतर एक पुनर्निर्धारित जीवन है। और वो घबरा के कहता है, लेकिन पिछले 22 साल में मैंने जो भी दुर्भाग्य सहा है उसका क्या? और मेरे अंत तक पहुंचने का सारे स्थान एक डिप्रेसिंग बीएल नोवेल क्यों? और वो कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारे बीएल फिक्शंस पढ़े हैं, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा है। टू पिक ए सिंगल ब्लॉसम, ये बहुत डिप्रेसिंग बीएल नोवेल है। जोलार्ड लिस्टेंट ओवर ऑब्सेसिंग मेलिड और नीलास चेस्टर उसका पीछा, और जोलार्ड नीलान के पीछे चला जाता है। और कई बार वो नीलान को लेकर एग्रेसिव और पॉजिटिव हो जाता है, जबकि नीलान जोलार्ड से दूर जाना चाहता था। और समय के साथ नीलोर ने भी अपना फेथ को एक्सेप्ट कर लिया। और पूरी स्टोरी उनके जोशीले इतिहास से भरी हुई है। मैं स्पेशली उन सब सीन्स को एंजॉय करता था जब वो सब करते थे। यही कारण है कि नीलॉन ऑब्सेसिव जोलर से दूर भागने की इतनी कोशिश करता है। नीलॉन पूरी साम्राज्य की सबसे खूबसूरत महिला से मिलता है, यानी कि मेरे हाफ सिस्टर एटलीना। और उन दोनों प्रेमियों को मिलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बेलिन। और वो कहता है, मेरा एक प्रिडिक्टेबल मौत होगा। स्टेप 1, बेलिन को उसके पिता द्वारा त्याग दिया जाता है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। स्टेप 2, इन सबसे बढ़कर वो एक अनजाना बीमारी से बीमार पड़ जाता है। स्टेप 3, उसकी मदद करने के लिए कोई ना होने के और सही इलाज ना होने के वजह से उसका मौत हो जाता है। यही बेलिन का अंत है। और बेलिन के अंतिम संस्कार के दिन नीलन उधर से गुजर रहा था और बेलिन का प्यारा बहन उधर बैठी हुई थी। और नीलन उसे देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, आपको यहाँ बीच में नहीं बैठना चाहिए। एतलीना उसे देखता है और उसका हाथ पकड़ के उठ जाता है। और बेलिन उन्हें देख रहा था और वो कहता है, इस तरह नीलन को पहली नज़र में एतलीना से प्यार हो जाता है और हमारी कहानी यहाँ से शुरू होता है। और वो कहता है, मेरी मौत कहानी को शुरू करने के लिए बस एक जरिया है। बेलिन को कभी कोई मेमोरी बनाने का मौका ही नहीं मिला। 22 साल तक उसने खुद को साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, इस बात को एहसास किए बिना कि वो सिर्फ एक नोवेल का कैरेक्टर है। और उसे कोई कहता है, क्या तुम ठीक से चल भी नहीं सकते? कितनी बार मुझे तुमसे कहना होगा कि एलिगेंटली और डिग्निटी के साथ चलो। मैंने तुमसे कहा था कि अपने आप को शालीनता से संभालो। और बेलिन गिर जाता है और वो आदमी कहता है, क्या मैंने तुम्हें आज सब परिवार के नाम याद करने के लिए नहीं कहा था? तुम ऐसे दिमाग के साथ कैसे काम कर पाओगे? इसे एक साथ प्राप्त करो बेलिन, या ये हो सकता है कि मैं तुम्हें अस्वीकार करूं। और वो कहता है, यहाँ तक कि जब वो अपने थके हुए शरीर को अपने कमरे तक खींच के रोती थी, तब भी वो चुपचाप रोती थी ताकि कोई शोर ना हो। अंत में उसे कभी भी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं किया गया और सही तौर पर वो बात सबसे बड़ी बेटी थी, ना उससे कम ना ज़्यादा। और बेलिन सोचते हुए कहता है, नोबेल में बेलिन की बीमार पड़ने के लगभग 1 साल बाद उसकी मौत हो गई, जिसका मतलब है मेरे पास लगभग 1 साल बचा है। मैं पहले से ही बीमार हूँ, इसलिए मेरी मौत टाली नहीं जा सकती, लेकिन मैं इस कमरे में अपने आप को पैथेटिक मौत नहीं मरने दे सकता। और वो सोचने लगता है, मुझे इस भयानक घर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ अपना पैसा खुद कमा सकता हूँ
और अगर मैं ऐसा कर भी सका तो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। और ये भी नहीं बताया जा सकता कि इंडिपेंडेंट होने के लिए पर्याप्त धन कमाने में कितना समय लगेगा। और वो एक कार्ड को उठा के कहता है, इस केस में सबसे पहली बात मुझे इस घर से बाहर निकालना होगा। और वो सोचता है, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, केवल एक ही रास्ता है कि एक अनमैरिड डॉटर कानूनी तौर पर अपने घर से कैसे बच सकती है। और वो कहता है, एंगेजमेंट करनी होगी। एम्पायर लॉ के हिसाब से एक बार सगाई हुई तो परिवार को छोड़ा जा सकता है। जब तक मैं कुछ शर्तों के साथ सगाई की व्यवस्था कर सकता हूँ तो ये ठीक रहेगा। और वो कुछ लिखते हुए कहता है, मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई मेरी शर्तों को पूरा करने को तैयार होगा। हालांकि कोई व्यक्ति जो अनमैरिड है और इन्फ्लुएंस फैमिली से है और बिना किसी अटैच के इस एंगेजमेंट के लिए तैयार होगा। और वो अपनी किताब पर लिखी हुई कुछ नामों को काटता है और पेन को रखकर हंसता है और पत्थर की मूर्ति की तरह बन के कहता है, ये वो परिस्थिति नहीं है जिसके तहत मैं उससे मिलना चाहता था। और वो कहता है, बिना कोई उचित प्रेमी के नज़र में और एक एलिजिबल चाइल्ड के रूप में उसके पास विरासत का कोई अधिकार नहीं है। इस नोवेल का मेल लीड जोलार्ड लिसेंटन पीढ़ियों से लिसेंटन ब्लू हेयर और ब्लू आई के साथ पैदा होते हैं, लेकिन जोलार्ड को इनमें से कुछ भी विरासत में नहीं मिला। इसलिए उसके पास कोई शारीरिक लक्षणता नहीं था जो उसे लिसेंटन परिवार से जोड़ता हो। और वो उसके बारे में सोच के कहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो मैंस में इंटरेस्ट रखता है। इसका मतलब है कि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं होगी क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। जैसे ही मेरे पास पर्याप्त पैसे जमा हो जाएंगे मैं जाने के लिए इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। वो बिल्कुल उसी तरह का व्यक्ति है जिसकी मुझे तलाश है। आर्च ड्यूक के एलिजेमेंट बेटे के रूप में जुलार्ड को उचित शिष्टाचारों की क्लास नहीं मिली होगी। मैं उसे वो सब कुछ सिखा सकता हूँ जो उसे जानना चाहिए। और वो खुशी से ताली बजाते हुए कहता है, और बदले में वो मुझे पे करेगा। और वो लेटर को लिखते हुए सोचता है, कोई जानता था कि मैं कभी ऑब्सेसिव जोलार्ड को लेटर लिखूंगा। और वो कहता है, मैं मेल लीड के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन वैसे भी असली कहानी मेरी मौत के बाद से शुरू होगी। अभी के लिए मैं बस अपने बचे हुए दिन खुशी से जीना चाहता हूँ। मेरे मौत के बाद क्या होगा ये बाकी लोगों पर निर्भर है। और वो सोचता है, इसके अलावा जोलर्ड के पास मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। मैं उसकी सारी रात जानता हूँ। फिर अगले सीन में हम जोलार्ड के मैनर का सीन देखते हैं, जहाँ बटलर दरवाजे को नॉक करता है और वो अंदर आके कहता है, मास्टर जोलार्ड, आपको काउंट ऑरलॉन की सबसे बड़ी बेटी लेडी बेलिन ने एक मैसेज भेजा है। और जोलार्ड कहता है, काउंट ऑरलॉन की बेटी ने मेरे लिए एक मैसेज भेजा है। और वो लेटर को लेते हुए कहता है, चलो देखते हैं। और वो उस चिट्ठी को देखकर हंसता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। बटलर कहता है, मास्टर जोलार्ड, क्या बात है? जोलार्ड हंसते हुए कहता है, काउंट के डॉटर ने मुझे मिलने की रिक्वेस्ट की है। बटलर कहता है, क्या मैं उन्हें मना कर दूं? जोलार्ड कहता है, नहीं, उसे बताओ, वो आ सकती है। और जहाँ तक समय की बात है, कल की सुबह अच्छी लग रही है। और उस लेटर में लिखा हुआ था, मेरे पास कुछ है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मैं आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहूँगा। मैं आपके उत्तर का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कमज़ोरी क्या है जोलार्ड। और जोलार्ड हंसते हुए कहता है, वो मेरी कमज़ोरी जानती है। हाँ, कितनी दिलचस्प है। मैं सरप्राइज़ हूँ। वो किस कमज़ोरी की बात कर रही है? और बेलिन बोलता है, 3 बिलिस्टिन भाइयों में से जोलार्ड बिना किसी संदेह के सबसे फेमस था। जोलार्ड के बड़े भाई हमेशा ही उसके इंटेलिजेंस और लुक्स से जेलस थे। और हम एक सीन में देखते हैं जहाँ उसके भाई उसके बारे में उल्टा सीधा बात कर रहे थे। और वो कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आज भी इनविटेशंस आए हैं, मैं इन सब को जला दूंगा। सब लोग सिर्फ उसके लुक्स के वजह से उसे पसंद करते हैं। वो कहता है, वो फैमिली की वजह से पार्टियों में जाता है, लेकिन मुझे यकीन है इसके पीछे उसका कोई और मकसद है। और वो उन सब लेटर्स को फाड़ के आग में जला देते हैं। और जोलार्ड पीछे से खड़े होकर ये सब देख रहा था। और वो वह आग के पास जाता है और उसे देखने लगता है। और वो सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे जो लेटर भेजे गए थे उन्होंने उसे जला दिया। और बेलिन कहता है, आज ड्यूक लिसेंटन के नाजायज बेटे के रूप में जन्म होने के बाद से जोलार्ड को अपने भाइयों के द्वारा दी गई बहुत तिरस्कार सहना पड़ा। इस वजह से उसे जीवित रहने का रास्ता ढूंढना पड़ा। और वो खुद को साबित करने के कोशिश में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव बन गया। अपने सुंदर चेहरे और स्पष्ट बोलने की टैलेंट से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की उसके पास असाधारण प्रतिभा थी। इसलिए जिन नोवेल फैमिलीज में उसने भाग लिया वह जल्दी ही उन्होंने वे बिजनेस पार्टनर्स बन गए। यही कारण था कि सब बड़ी बड़ी फैमिलीज उसके प्रति सहानुभूति रखती थी। जुलट चेयर के नीचे एक लेटर को पड़ा हुआ देखता है और उसे उठा के देखते हुए सोचता है, ड्यूक एडलिवियन, ड्यूक का ही इनविटेशन बचा है। और वो मन में कहता है, इसमें केवल विवाहित या सगाई कर चुके नोवेल्स को ही
उनकी पार्टियों में शामिल होने की अनुमति है और वो सोचता है एक फियोंसे इतने कम समय में मुझे फियोंसे कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस पार्टी में शामिल हो पाता तो मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने में सफल हो जाऊंगा। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो एक ऐसे औरत के साथ पार्टी में जाएंगे जो उसका फियोंसे होने का नाटक करेगा। और एक लड़की कहता है क्या हम मिले हैं, और जोलट कहता है ओ शायद कुछ साल पहले, और वो लड़की कहता है ओ 2 साल पहले। जोलट सहम जाता है और वो पार्टी में मौजूद लोगों को समझाने लगता है और वहाँ मौजूद लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बातें करने लगते हैं। फिर वो काउंट से माफ़ी मांगने भी गया था लेकिन उसे अंदर नहीं आने दिया गया। इसके तुरंत बाद जोलाइट का बिजनेस डूब गया था क्योंकि उसके पार्टनर का उस पर भरोसा नहीं रहा। इसी कारण से वो एक जगह पर बैठकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। तभी उसके सामने नीलोन आकर कहता है एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम बहुत ड्रंक हो, क्या तुम ठीक हो? और वो हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूँ, प्लीज़ इसे गलत तरीके से ना लेना, मेरा स्टोर बिल्कुल सड़क के सामने ही है। और उसे एक फ्रूट देते हुए कहता है तुम्हें ये अजीब लग सकता है लेकिन मैं तुम्हें ये देना चाहता था, ये हैंगओवर के लिए अच्छा है, इसे लो। और जुलाइट उससे वो ले लेता है। उस दिन और नीलोन से पहली बार मिला जिस दिन उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई थी। नोवेल के हिसाब से जोलार्ड का अतीत काफ़ी डिप्रेसिंग था, लेकिन मेरे पास उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। फिर हमें वानविक बात का सीन देखते हैं। बेलिन मैनर में आकर रोते हुए सोचता है मैं उसके रिप्लाई आने का इंतज़ार कर रहा था, आखिरकार वो आ गया। और वो स्माइल करते हुए सोचता है ड्यूक एडलिवियन की पार्टी का धन्यवाद। जोलार्ड मेरे ऑफर को डिक्लाइन करने की पोजीशन में नहीं है और वो घबराते हुए सोचता है मैं अब पीछे नहीं हट सकता, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। और वो टी कप को रखते हुए सोचता है और इससे भी अधिक ये मीटिंग अच्छी होनी चाहिए। और वो खांसने लगता है और वो सोचता है मुझे पहले से ही और खांसी की दवा ले लेनी चाहिए थी। तभी बटलर कहता है लेडी वेलेन मास्टर जोलर्ट आ रहे हैं। और जोलर्ट वहाँ आने लगता है। जोलर्ट को देखकर बेलिन का दिल जोर से धड़कने लगता है और वो खड़ा होते हुए सोचता है इससे बाहर निकलो, उसके लुक्स को देखकर उस पर फिदा होने का समय नहीं है, मुझे शांत होने की ज़रूरत है जैसा नोवेल की बेलिन होती। और वो करते हुए कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं बेलिन अर्लॉन्ड हूँ, काउंट अर्लॉन्ड की बेटी। और जोलर्ट बैठते हुए कहता है मैं इस बात पे चौंक गया कि आप मुझसे मिलने का रिक्वेस्ट किए। बेलिन कहता है मैं आपको सरप्राइज करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और वो मन में सोचता है थैंकफुली उसे कुछ सस्पिशियस नहीं लगा। फिर बेलिन कहता है कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता था। जोला चाय पीते हुए सोचता है ये लड़की क्या कह रही है। बेलिन कहता है मैं तुम्हारी फियोंसे बनना चाहूँगी। और वो कहता है मेरा मतलब है मैं हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर जोलट सोचता है क्या उसने नहीं कहा था कि वो मेरी कमज़ोरी जानती है, लेकिन बीच में ये एंगेजमेंट की बात कहाँ से आई। और वो कन्फ्यूज़ होकर कहता है इसका मतलब क्या है, आज से पहले तो हम कभी भी नहीं मिले हैं। बेलिन हंसते हुए कहता है हाँ। और वो सोचता है उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, मैं नहीं जानता था कि वो इतना प्यारा होगा। जोलट कहता है और आप कह रहे हैं कि आपने लेटर में जो लिखा है उसके कारण से मुझे आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिलिन कहता है दैट्स राइट। और वो हंसते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि आप अभी भी बंद अलमारी में हैं और एकमात्र मैं ही वो पर्सन हूँ जो आपका फियोंसे का भूमिका पूरी तरह से निभा सकता हूँ। और वो सोचता है अलमारी लेकिन कहाँ। और वो कहता है क्या आपने वो रिडिकुलस रूमर सुनी है। बेलिन सोचता है मैंने ऐसा ही होगा सोचा था। और वो सोचता है जोलार्ड एक्सट्रीमली प्राउड वाले व्यक्ति हैं, उसने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया है कि वो खुद से कुछ कर रहा है, कभी भी नहीं। उसने नीलोन को रखा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन के नीचे जबकि वो उसके साथ अपनी बात कर रहा था। किसी को उसके सीक्रेट डिज़ायर के बारे में पता नहीं चलेगा। बेलिन उसकी तरफ देखता है, वो चाय को कप में डाल रहा था। वो उसके हाथों को देखकर सोचता है ये हाथ कैसे एक ऑब्सेसिव मैन के हो सकते हैं, ये तो कितने सॉफ्ट और पीटी है। लेकिन उसकी हाथ नीलोन के साथ हर तरह की चीज़ें की। तभी जोलार्ड कहता है लेडी बेलिन आपका क्या मतलब है बंद कमरे में। बेलिन कहता है ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ अफवाह रही होगी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो स्माइल करते हुए कहता है आपको अभी भी किसी से एंगेज करने की ज़रूरत है क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप एक अनमैरिड व्यक्ति के रूप में ड्यूक एडलिवियन की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, अगर आप आपके फियोंसे को लाते हैं तो। और वो कहता है क्या मैं सही हूँ, आप उसकी किसी पार्टी में शामिल होने के लिए काफ़ी समय से रास्ता खोज रहे हैं। जोलार्ड सोचता है वो उस लेटर में क्या लिखा था वो कैसे जानती है जो मैं इन दिनों ही पाया था। इसका मतलब है मेरे पर्सनल सर्वेंट ही मुझे बिट्रे कर रहे हैं।
उसका एक अलग सोर्स होना चाहिए। और बेलिन कहता है, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं काउंट अर्लॉन की बेटी हूँ। मुझसे एंगेजमेंट करने से आपको न केवल ड्यूक एडेलिवियन की पार्टी में पहुंच मिलेगी बल्कि इंपीरियल बॉल के लिए भी। हमारी एग्रीमेंट के तौर पर मैं तुम्हारी फियांसे होने का प्रिटेंड करूँगा और आपको शिष्टाचार और कल्चर के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। और इसके बदले में आप मुझे रिजनेबल अमाउंट का मनी पे करना और मुझे रिस्पेक्ट देना। और जब हमारी एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगी तो हम अपने अपने रास्ते पर जा सकते हैं। फिर जोलाट कहता है, आप जो कह रही है मैं वो सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन आप इस सौदे से वास्तव में क्या पाने की उम्मीद कर रहे हैं? स्थितियाँ बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं लग रही हैं। बिली सोचता है, ओ बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन दे रहा है जैसे कि मैंने सोचा था कि वो करेगा। अगर मैं उसे सच बताऊंगा तो वो केवल यही सोचेगा कि मैं एक पागल हूँ, लेकिन मैं पहले से ही आंसर के साथ तैयार हूँ। और वो कहता है, अभी मुझे पैसे और रहने के लिए एक सेफ प्लेस की ज़रूरत है। जोलट कंफ्यूज होते हुए कहता है, आपका मतलब आर्लॉन स्टेट से बाहर? और बेलिन कहता है, सच कहूँ तो मैं काफ़ी बीमार हूँ। ये एक सीरियस बीमारी है, लेकिन मैं अभी भी अपनी डेली लाइफ जीने में सक्षम हूँ। हालांकि अगर ये बात बाहर आई कि अर्लॉन फैमिली में कोई बीमार है तो इससे केवल समस्या ही पैदा होंगी, खासतौर पर अगर वो और कोई नहीं बल्कि काउंट की बेटी हो। और जोला सोचता है, ये यंग लेडी बीमार है। और बेलिन कहता है, मैं अपने फादर और फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता, इसलिए मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं रह सकूँ। और यही मुझे यहाँ आपके पास लाया है। और वो सोचता है, उसके लिए मुझ पर विश्वास करने के लिए इतना काफ़ी होना चाहिए। और जोलर सोचता है, उसकी अपने फैमिली के प्रति कर्तव्य की भावना और किसी से पीछे नहीं है। वेल, उसकी बीमारी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इसका मतलब ये है कि मैं ड्यूक एडलिवियन की पार्टी में शामिल हो सकता हूँ तो। और बेलिन सोचता है, गुड जोलार्ड, लगता है कि वो इस बारे में सोच रहा है, सिर्फ हाँ कहो। और जोलार्ड सोचता है, अगर मैं उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो मैं स्टूपिड होऊंगा। अगर मैं उसकी इन्फॉर्मेशन के सोर्स को पता लगा सकूँ तो सारी चीज़ें मेरे फेवर में होंगी। और वो कहता है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बेलिन मन में कहता है, फाइनली। और जोलार्ड कहता है, एक अच्छी तारीख कब होगी हमारी एंगेजमेंट पार्टी के लिए? बेलिन कहता है, ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे कल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो बहुत सस्पिशियस लगेगा। तो अगर अगले हफ्ते कैसा रहेगा? जोलाट कहता है, फाइन, मैं आपसे वापस मिलूंगा उस हफ्ते। और बेलिन सोचता है, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। और वो उठते हुए कहता है, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स के साथ एक मैसेज भेज दूंगा। और वो हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा। आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मेरा यूज़ करना और मैं इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके मनी का यूज़ करूँगा। और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। और बेलिन हंसते हुए कहता है, और चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सिगरेट को लेकर सीधा ग्रेव है। और हमें 1 वीक बाद एंगेजमेंट का दिन दिखाया जाता है। बेलिन कहती है, जोलार्ड और मैंने एक सिंपल और प्राइवेट एंगेजमेंट सेरेमनी रखा है। और बेलिन खुद से ही कहती है, गुड, मेरा प्लान बहुत दूर तक आ चुका है, अब मैं अपने घर से भाग सकता हूँ बाद में। और वो फूलों के गुलदस्ते को देखते हुए कहती है, मैं सरप्राइज नहीं हूँ लेकिन। और वो फूलों को टच करते हुए कहती है, फादर मेरे एंगेजमेंट को लेकर बिल्कुल भी केयरलेस नहीं है। उन्होंने बस मुझे इतना बताया कि मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जोलर से मिलने के बाद मैंने अपने फादर को सब बताया और उसके फादर कुकीज को खाते हुए कहते हैं, तुम आर्च ड्यूक लिएस्टियन के थर्ड सन के साथ एंगेजमेंट करोगे? खैर, मुझे लगता है कि वैसे ग्रैंड फैमिलीज के साथ संबंध रखने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। हालांकि ये बताया नहीं जा सकता कि वो तुम्हारे साथ कितने समय तक रहेंगे। और बेलिन शांत होकर बस ये सब सुन रही थी। और प्रेजेंट में वो अपना सर पकड़ के कहती है, 22 सालों तक आपके साथ रहने के कारण मैं सच में एक सेंट बन चुकी हूँ फादर। अगर मैं लिएस्टियन फैमिली में मैरी कर लूँ। और वो खुद को आईने में देखते हुए कहती है, तो काउंट के पास कोई लीजिटमेट डॉटर नहीं होगी। और वो मन में कहती है, इंपीरियल लॉ के हिसाब से अगर फैमिली में कोई लीजिटमेट डॉटर नहीं है तो विवाह से पैदा हुई बेटी उन अधिकारों को ले सकती है और तब जाकर काउंट की मिस्ट्रेस एक काउंटेस बन सकता है। और वो कहती है, और एटलीना फैमिली का फेवरेट फाइनली नोवेलिटी की लेसन्स रिसीव कर सकेगी, तब मुझे आसपास रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा है, उससे क्या, मैं भी उनसे थक गया हूँ। और हम एंगेजमेंट हॉल का सीन देखते हैं जहाँ जोलार्ड बेलिन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तो क्या हम चले? बेलिन अपने आंखें बंद करके सोचती है, अब से मुझे सावधान रहना होगा। और वो जोलार्ड के हाथों को पकड़ के कहती है, हाँ चलो चलते हैं। और वो दोनों एंगेजमेंट हॉल में एंटर करते हैं। और बेलिन मन में कहती है, अब से मैं तुम्हारा प्रॉपर यूज करूंगा। और प्रीस्ट कहते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूँ कि ये दोनों ब्लेस्ड पीपल अब से ऑफिशियली एंगेज्ड है। और वहाँ पे मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। और बेलिन मन में कहती है, और यही हमारी कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट
एंगेजमेंट की शुरुआत है जो पूरी तरह से एक दूसरे के बेनिफिट पर आधारित है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है गैरेज की तरफ, जहाँ पे बेलिन जोलार्ड के फादर के साथ बैठी हुई थी और वो मन में जोलार्ड को गाली देते हुए पीटने लगती है इस सिचुएशन के लिए। और हमें जोलार्ड के पिता के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जोलार्ड के फादर कहते हैं कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूँ कि तुम जानो। बेलिन कहती है हाँ बिल्कुल योर हाइनेस। जोलार्ड के फादर कहते हैं ये अच्छा रहेगा कि तुम एज्यूम करो कि ये एंगेजमेंट ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और यहाँ कोई रीजन नहीं है कि मैं तुम्हें जानने की कोशिश करूँ। बेलिन मन में सोचती है जोलार्ड ने शायद काफी मेहनत की होगी अपने फादर को मनाने में इस एंगेजमेंट के लिए, और वो बहुत सारे बातें बताते हैं एनेक्स में रहने के लिए। बेलिन मन में कहती है मैं इससे भी खराब परिस्थितियों से डील कर चुकी हूँ। और वो कहती है हाँ मैं समझ गया योर हाइनेस। जोलार्ड का फादर उसे देखते हुए कहते हैं क्यों आयरलैंड फैमिली ही क्यों, इतने सारे फैमिलीज में से। उन्हें ऐसे देखकर बेलिन सोचती है ऐसा लगता है कि वो मेरे फैमिली को किसी वजह से उतना अच्छा नहीं समझते। नोवेल में तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, शायद कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता। और वो बाहर देखते हुए सोचती है वैसे भी मेरी प्लान अच्छे से चल रहा है। और वो खुश होते हुए सोचती है सब कुछ ठीक रहेगा, मैं अपने घर से बाहर निकल चुकी हूँ और एक बार जोलार्ड मुझे पे करेगा तो मैं वो सब कुछ कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से 1 साल के अंदर चला जाऊंगा लेकिन। और वो कैरेज से नीचे उतरते हुए कहती है ये मेरी नई शुरुआत है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जोलार्ड कहता है क्या हम हमारे एग्रीमेंट के कंडीशन को शुरू करें और पेपर्स पर साइन करें। बेलिन कहती है हाँ शुरू करते हैं। और वो जोलार्ड को देखते हुए सोचती है जो अर्जेंट मैटर वो मुझसे डिस्कस करना चाहता था जैसे ही हमारे एंगेजमेंट सेरेमनी खत्म हुई वो और कुछ भी नहीं, हमारी कॉन्ट्रैक्ट। और जोलार्ड कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 सालों के लिए रहेगा। और वो सोचती है मैं अभी 22 साल की हूँ लेकिन बेलिन 23 साल में ही मारी गई थी ओरिजिनल नोवेल में, तो इसका मतलब है नोवेल का ओरिजिनल प्लॉट 2 या 3 सालों के अंदर शुरू होने वाला है। मैं टाइम को वेस्ट नहीं कर सकती। और जोलार्ड कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगता है। लिएस्टियन के थर्सॉन को सम्मान और सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। और वो बेलिन से कहता है सेफ्टी से तुम्हारा असल में क्या मतलब है। बेलिन कहती है बेशक एक्सटर्नल फैक्टर से सुरक्षा, फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर तुम्हारे बॉय, मेरा मतलब तुम्हारे लवर के द्वारा हमला हो जाए या कुछ ऐसा ही। और वो मन में सोचती है असल में ये मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए है ऑरलैंड फैमिली के किसी भी थ्रेट से। और जोलार्ड आगे बढ़ता है तुम्हारे इलनेस को हटाना। बेलिन कहती है मैं इसका ख्याल खुद रख लूंगी तो तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जोलार्ड कहता है ऑल राइट, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें सेफ्टी प्रोवाइड करूंगा और तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करूंगा। बेलिन कहती है इसके लिए शुक्रिया। और हमारे लेसन के लिए मुझे लगता है 400 गोल्ड ऑस्ट्रल्स इसके लिए सही रहेगा। और वो खुश होते हुए कहती है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये सब कुछ सीक्रेटली होने वाला है, मुझे कोई हेल्पर के बिना खुद से ही तैयारियां करनी होगी तो इसलिए हमारी लेसन का फीस थोड़ा सा ज़्यादा है। जोलार्ड कुछ सोचते हुए कहता है तो मैं तुम्हें 700 गोल्ड ऑस्ट्रल्स पर क्लास और सब्जेक्ट के लिए दूंगा। ये सुनकर तो बेलिन सोचती है तो यही मतलब है ऑब्सेसिव मेनलिट के ऑरा का। और जोलार्ड कहता है अगर तुम इसमें कुछ और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। बेलिन कहती है नहीं यही सब कुछ है जो मुझे चाहिए। और वो जोलार्ड को देखते हुए सोचती है ये एंगेजमेंट हम दोनों की बेनिफिट के ऊपर बनी है, इसलिए मैं इस एंगेजमेंट से वो सब कुछ लेने वाला हूँ जितना मैं ले सकती हूँ। जोलार्ड कहता है तो अब मैं तुम्हें मेरी कंडीशन बताता हूँ, तुम्हें यहाँ एनेक्स में मेरे साथ रहना होगा और तुम स्पेशल परमिशन के बिना मेन कैसल में एंटर नहीं कर सकते। बेलिन सोचती है ये वही सब कुछ है जो मुझे आर्च ड्यूक ने पहले बताया था। और जोलार्ड कहता है तुम एनेक्स के स्टाफ को मैनेज करने के लिए फ्री हो लेकिन ये सब कुछ मेन कैसल में अप्लाई नहीं होंगे। ये सब कुछ सुनकर बेलिन मन में सोचती है सो बेसिकली मैं इस एनेक्स में एक होस्टेस की तरह हूँ। और जोलार्ड कहता है और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन, हमें एग्री करना होगा कि हम एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे अगर कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर ना हो। और बेलिन पेपर से अपना मुंह छुपा के हंसते हुए बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जोलार्ड अपना गला साफ करके कहता है इवन एक लवर या इससे जुड़ी किसी भी चीज़। बेलिन धीरे से कहती है लवर, और वो मन में सोचती है क्या उसने अभी लवर कहा। वेट ए मिनट, मुझे यकीन है कि नोवेल में नीलॉन ही उसका पहला था, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो पहले से ही किसी को देख रहा है। और वो इमेजिन करता है कि जोलार्ड उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसे इंट्रोड्यूस कराता है, उसका बॉयफ्रेंड उसे क्रीपी वे में घूरने लगता है। बेलिन मन में कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं तुम्हारे लवर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो जब उससे कुछ पूछने उसके बेडरूम में जाएगी तो उन्हें कुछ इस तरह से देखना पड़ेगा। और वो मन में कहती है
तो इस टाइप के चीज़ें होने वाले हैं। और वो खुद को संभालते हुए सोचती है, ऐसा लगता है कि उसका फियांसे बनना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरे लोग हमेशा हमारे ऊपर नज़र रखेंगे और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जोलार्ड ने किसी को बताया होगा उसके सेक्सुअलिटी के बारे में। आखिरकार वो क्या सोच रहा है? और वो पूछती है, सो तुम ये बता रहे हो कि तुम्हारा अभी एक लवर है? जोलार्ड कहता है, नहीं, मुझे पता है कि एक कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है। तुम्हारे हिसाब से ये एक परफेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट है, लेकिन ये एक बिजनेस रिलेशनशिप भी है। तो यहाँ कोई रीज़न नहीं है कि हम एक दूसरे से कोई फीलिंग्स या अफेक्शन की उम्मीद करें। और अभी मेरा कोई लवर नहीं है, लेकिन हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। मैं ये सब बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस समझौते से हम कैसे ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, जिससे अगले 2 साल बहुत आसान होंगे हमारे लिए। बेलिन सोचती है, अगर ये रीज़न है तो, और वो हंसते हुए कहती है, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है। और वो डेविल की तरह हंसते हुए मन में कहती है, जब तक मैं पकड़ा ना जाऊँ इस क्रॉस फायर में, तब तक जो कुछ भी हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। बटलर बेलिन को बुलाता है। बेलिन बटलर को अंदर आने के लिए बोलती है और कहती है, मुझे लगता है अब जोलार्ड का शेड्यूल फाइनलाइज हो जाएगा। बटलर उसे जोलार्ड का शेड्यूल देते हुए कहता है, हाँ, ऐसा ही लगता है। वैसे भी मुझे डर है कि इस हफ्ते के लिए यही एक शेड्यूल है, पिछले काफ़ी महीनों के बजाय, जैसा आपने रिक्वेस्ट किया था। बेलिन कहती है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या मैं पूछ सकती हूँ? और वो सोचती है, ये मेरे लिए इजी रहेगा कि मैं आइडिया कर लूँ कि मैं कितना मेकिंग कर सकता हूँ अगर मैं सब कुछ कैलकुलेट करूँ मंथली बेसिक्स के हिसाब से। बटलर कहता है, आमतौर पर एंड में हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बेलिन पेपर को नीचे रखते हुए कहती है, क्या उसका शेड्यूल अक्सर बदलता रहता है? बटलर कहता है, हाँ। बेलिन मन में कहती है, टाइम इज़ मनी, स्पेशली जब वो बिजनेस से आता है। और वो सीरियस होकर सोचती है, मैं श्योर हूँ कि ये इसलिए है क्योंकि वो इलिजिबेट चाइल्ड है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, मेरे भी प्लान्स हैं। और वो कहती है, मैं समझ गई, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे एट लास्ट हम हमारे क्लास के टाइम को फिक्स कर सके? बटलर अपना सर हिलाते हुए कहता है, अल्टीमेटली ए मास्टर जोलार्ड ठीक करते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। बेलिन खुश होते हुए कहती है, तो प्लीज़ टी टाइम क्लास के लिए शेड्यूल को अरेंज करें वेडनेसडे सुबह 9 बजे। और वो खुद से ही कहती है, शायद मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ेगा प्रिपरेशन करने के लिए। और वो मेंशन के मेड्स के बर्ताव को याद करके कहती है, यहाँ भी चीज़ें वैसी ही हैं। और वो मेड्स को बुलाते हुए कहती है, मैं एक इडियट की तरह और नहीं रह सकती। तभी वहाँ पर बेलिन की पर्सनल मेड मारिन आती है और वो बेलिन को ग्रीट करते हुए कहती है, क्या आपने मुझे बुलाया माय लेडी? बेलिन उसे देखकर सोचती है, इवन जैसे उसने मुझे ग्रीट किया वो टोटली डिफरेंट है मेरे घर से। मेरा मानना है कि उसने पहले कहा था कि उसका नाम मारिन है। और वो हंसते हुए कहती है, मैं लाइब्रेरी में जाना चाहूँगी। मारिन, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? और हम लाइब्रेरी के सीन देखते हैं जहाँ पे बेलिन चाय पीते हुए खुशी से कहती है, कौन जानता था कि ऐसा भी दिन आएगा कि मैं लाइब्रेरी में चाय पीऊँगी। और वो इधर उधर देखते हुए कहती है, यहाँ पर बहुत सारे किताबें हैं, क्या यहाँ पर BL नॉवेल्स भी होंगे? मुझे बाद में देखना पड़ेगा। और वो मोटिवेट होते हुए कहती है, सबसे पहले चलो लेसन प्लान की तैयारी करते हैं। और वो सोचती है, स्टैंडर्ड टी टाइम मैनर्स शायद इनफ होंगे उन सब लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए जिनके साथ जोलार्ड डील करता है। वो सब लोग केवल कमियां निकालने के लिए आते हैं, इसलिए किताबी बातें करने से उन्हें मौका मिलेगा कि वो जोलार्ड को ओल्ड फैशन का कह सके। और वो एक्साइटेड होते हुए कहती है, वो मेरा पहला स्टूडेंट है, मैं उसे फेलियर बनने नहीं दे सकती। और वो बड़े ध्यान से काम करने लगती है और वो कुछ देर बाद अंगड़ाई लेते हुए कहती है, मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा। और वो कुछ सोचते हुए कहती है, अब मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ तो अगर जोलार्ड मेरे सिखाए गए टी टाइम मैनर्स से कोई डील साइन करता है तो मैं उसे मुझे एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर के रूप में प्रमोट करने कहूँगा एज ए रिवार्ड। और वो खुश होते हुए कहती है, तब मैं बहुत सारे पैसे कमा पाऊंगी अगर मेरा हेल्थ साथ दे तो। और तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहती है, हाँ, वेट अ मिनट,
मैं अगर इसके बारे में सोचूं तो मैंने आज पूरा दिन खांसा नहीं है। और वो मन में कहती है, मुझे हमेशा वो दर्दनाक चेस्ट पेन होता है जब भी मैं खांसता हूँ। शायद मैं ठीक हो रहा हूँ। तभी उसे खांसी आने लगती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। तभी वहाँ पर जोलार्ड आता है और वो बेलिन को ऐसे देखकर घबरा के बेलिन को बुलाता है। और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ जोलार्ड लाइब्रेरी की तरफ आते हुए सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं उस लेटर को लाइब्रेरी में ही छोड़ दिया, और वो भी ऐसे समय पर। तभी वो बेलिन को लाइब्रेरी में देखता है और सोचता है, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वो उससे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। मेरे पहले इम्प्रेशन में मैंने ऐसा सोचा था कि वो एक ऐसी लड़की है जो हार्डशिप के बारे में कुछ भी नहीं जानती, बिल्कुल एक ग्रीन हाउस के प्लांट की तरह। इससे मुझे याद आया कि उसने कहा था कि वो हमारे क्लास के टाइम को फिक्स करना चाहती है। मुझे लगता है वो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर है। और वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर सोचता है, जबकि मैं यहाँ हूँ, मुझे शायद बातचीत शुरू करनी चाहिए। तभी वो खांसने की आवाज़ को सुनता है और वो देखता है कि फ्लोर पर खून गिरा हुआ है और वो दौड़कर बेलिन की तरफ जाने लगता है। बेलिन कहती है, रुको, पास मत आओ। जोलार्ड अपने रुमाल को देते हुए कहता है, एट लास्ट मेरे रुमाल को तो लो। और वो बेलिन को देखकर कहता है, डैम इट, यहाँ पर बहुत सारा खून है। तभी वहाँ पर बटलर और मारिन आते हैं और ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जोलार्ड मेड से कहता है, गर्म पानी और टॉवल लाओ जल्दी से, और मेड वहाँ से चला जाता है। जोलार्ड बेलिन को ऐसे देखकर सोचता है, उसने मुझे कहा था कि वो अपने रोज के कामों को कर सकती है, लेकिन अब उसके हालात को देखूं तो उसने मुझसे ऐसा झूठ क्यों कहा एंगेजमेंट करने के लिए? क्या सचमुच ऐसा ही है कि वो अपने फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती, या यह कोई और वजह है जो वो मुझे नहीं बता रही? बेलिन सोचती है, ये सब कुछ अभी क्यों हो रहा है? मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, लेकिन मैं रो भी नहीं सकती। मैंने उससे कहा था कि मैं अपने रोज़ के कामों को कोई प्रॉब्लम के बिना कर सकती हूँ। और वो नीचे गिरते हुए सोचती है, मैं और अपने आँखों को खोल के नहीं रख सकती। और जोलार्ड उसे संभाल लेता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है। बेलिन अपने आँखों को खोलती है और बैठकर अपना सर पकड़ के सोचती है, मैं शायद बेहोश हो गई थी। तभी जोलार्ड चिंता करते हुए पूछता है, बेलिन, क्या तुम ठीक हो? जोलार्ड को ऐसे देखकर बेलिन का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो सोचती है, क्या वो मुझे फिर से बेहोश करना चाहता है? जोलार्ड बेलिन के हाथों को पकड़ के कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है? बेलिन अपने हाथों को देखते हुए कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे हाथों को जाने दोगे? और वो मन में कहती है, तो उसका हाथ ऐसा फील होता है। जोलार्ड शर्मा के उसके हाथों को छोड़ते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना। बेलिन सोचती है, मैंने उससे कहा था कि मैं चीज़ों को अपने आप मैनेज कर लूँगी, लेकिन मैं ऑलरेडी एक बार बेहोश हो चुकी हूँ। अगर उसने इसे एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करे तो? तभी बटलर दरवाजे पे नॉक करता है और अंदर आने की परमिशन मांगता है और अंदर आकर कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा कि हम उन्हें रेस्ट करने के लिए अकेले छोड़ दें। जोलार्ड बेलिन से कहता है, क्या तुम इससे ठीक रहोगे? बेलिन कहता है, ओह हाँ, मुझे लगता है मैं सिर्फ मारिन के साथ ठीक रहूंगी। और जोलार्ड वहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही 2 दिनों की बेड रेस्ट के बाद फाइनली जोलार्ड और बेलिन का पहला क्लास का दिन आता है। बेलिन अपने आप को शीशे में देखकर सोचती है, वो सारे मेडिसिन जो मैं अपने घर में लेती थी वो सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करवाते थे, लेकिन जो मेडिसिन मुझे यहाँ प्रिस्क्राइब किया गया वो सच में एक चार्म की तरह काम कर रहा है। और वो शाय करते हुए कहती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर मेरे डिजीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। और वो मोटिवेट होते हुए कहती है, एट लास्ट मैं और नहीं खांसूंगी। खुद के ऊपर सॉरी फील करने की समय नहीं है। और वो खुश होते हुए कहती है, आज हमारा पहला क्लास है। और हम देखते हैं बेलिन मारिन के साथ लाइब्रेरी के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी और वो दरवाजे को नॉक करती है। बटलर दरवाजे को खोल के उन दोनों को अंदर आने को कहता है। बेलिन अंदर आती है। जोलार्ड बहुत खुश होकर उसे वेलकम करता है। जोलार्ड को ऐसे देखकर बेलिन का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो मन में सोचती है, वो बिल्कुल एक क्लासरूम हार्ट रॉबर की तरह लग रहा है। और वो खुद को संभाल के बैठकर सोचती है, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मेरे बीमारी के टॉपिक को जानबूझकर अवॉइड कर रहा है, तो शायद वो इसे एंगेजमेंट को तोड़ने में यूज़ नहीं करेगा। और वो खुश होते हुए सोचती है, बटलर और मारिन ने भी कुछ भी नहीं पूछा, कितनी रिलीफ की बात है।
और जोलार्ड उसे देखकर उसके और बटलर के बातों के बारे में सोचता है, जहाँ पे जोलार्ड कहता है, तुम चाहते हो मैं ऐसा प्रिटेंड करूँ कि ये सब हुआ ही नहीं था, जबकि हमने पहले ही डॉक्टर को भेज दिया है। बटलर उसके हाथ से खून से लिपटी हुई रुमाल को लेते हुए कहता है, हाँ मुझे लगता है कि अभी कोई चिंता या दया दिखाना नहीं चाहिए। जोलार्ड बैठते हुए बटलर से कहता है, वो सफ़र कर रही है, तुमने देखा ना वो कितना ज़्यादा बीमार है। बटलर कहता है, बिल्कुल यही मेरा कहना है, डॉक्टर के हिसाब से उनका डिजीज़ अननोन है और इसका कोई क्योर भी नहीं है। ये सुनकर जोलार्ड दांत पीसने लगता है और अपने सर में हाथ रख के चिल्ला के कहता है, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं इसे इग्नोर करूं? कौन सा इंसान ऐसा करता है? बटलर कहता है, हम अगर उन पे दया दिखाएंगे तब भी कुछ भी नहीं बदलेगा और ऐसा लगता है कि वो आपकी सिंपैथी को नहीं चाहती। आपको क्या लगता है कि उन्होंने आपको ये क्यों बताया कि वो अपने रोज़ के कामों को कर सकती है? वो आपके साथ रहना चाहती, इसलिए उन्होंने झूठ बोला अपने हेल्थ को लेकर। ये सुनकर जोलार्ड खामोश हो जाता है। बटलर कहता है, सो मुझे लगता है कि यही अच्छा रहेगा कि आप उनके विशेष को रिस्पेक्ट करें। जोलार्ड और बेलिन सिर्फ जानते हैं कि वो दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट में है और इस वजह से जोलार्ड बटलर को कुछ भी नहीं बताया। और हम प्रेजेंट में आते हैं। बेलिन बड़े खुशी से जोलार्ड से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, हेलो मैं हूँ बेलिन, मैं आज से तुम्हारा प्राइवेट ट्यूटर हूँ। ये देखकर जोलार्ड हंसने लगता है। बेलिन मन में कहती है, ये हंस क्यों रहा है?